हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी। इससे आपके हर एग्जाम में, खासकर आप रेलवे और एसएससी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं हर एग्जाम में। तो आज हम इसका पूरा निचोड़ करेंगे और टॉप 65 क्वेश्चन करेंगे जो आपकी पिछली परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। और आप जब क्वेश्चन करेंगे तो आप खुद देखेंगे क्वेश्चन कैसे घुमा घुमा के सेम क्वेश्चन को कैसे पूछा गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं, और इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। खासकर अभी रेलवे की परीक्षा होने वाली एएलपी जेई ग्रुप डी की, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए ये। फ्रेंड, पहला क्वेश्चन दिख रहा है आपको। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित करने के लिए किस मौलिक गुण का प्रयोग किया था? तो फ्रेंड्स, जो मेंडलीव है, दिमित्री मेंडलीव, ये रशिया के थे। इन्होंने 1869 में तत्वों का वर्गीकरण किया। किसके आधार पर किया? इन्होंने कहा परमाणु द्रव्यमान के आधार पे। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार इनमें से कौन सा सत्य है? तो तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन ही राइट है, हमारा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन देखिए, जो ऑप्शन नंबर हमको जो सी दिया हुआ है, तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, ये हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। और जो हमारी आज की जो हम पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं, आवर्त सारणी देख रहे हैं, वो इसी पर आधारित है। और ये दी किसने थी? हेनरी मोजले ने। आगे देखिए इस पर क्वेश्चन क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। अगला सवाल है, जब मेंडलीव ने अपना काम शुरू किया था तब कितने तत्व ज्ञात थे? तो फ्रेंड, जब मेंडलीव ने अपना काम शुरू किया था आवर्त सारणी बनाने का, उस समय टोटल 63 एलिमेंट नोन थे। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, समूह एक के तत्वों को कहा जाता है? तो फ्रेंड, जो समूह एक के तत्व है, जो पहला हमारा समूह है, वो हमारे यहाँ क्षारीय धातु। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, कैलिफोर्नियम समूह का सदस्य है? तो फ्रेंड, जो कैलिफोर्नियम है, इसकी खोज बहुत बाद में हुई थी और इसका संबंध है एक्टिनाइड से। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, यह क्या है? तो फ्रेंड, एटॉमिक नंबर 17 किसका है? यह हमारा क्लोरीन का है, जिसको ब्लीचिंग एजेंट के रूप में भी हम जानते हैं, ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं इसको हम। और इसका संबंध किससे है? ये जैसे ये हमारा हेलोजन है, ये हमारा क्या एक हेलोजन, तो हेलोजन ऑप्शन सी है। ठीक है ना। अगला सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहाँ पर रखा गया है? तो फ्रेंड, आपको एक चीज़ याद रखना है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो लेफ्ट साइड में तो जितने सब क्या है, मेटल हैं, और राइट साइड में कितने क्या हैं, सब नॉन मेटल है हमारे। तो हमसे क्या बोलते, धातु धातु कहाँ पर है? लेफ्ट साइड में, यानी बाई साइड में। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा हमारा, कहाँ गया सवाल, ये रहा। तो राइट आंसर होगा हमारा बाई ओर, ऑप्शन नंबर डी। अगर आपसे पूछता आधुनिक आवर्त सारणी में अधातु नॉन मेटल कहाँ पे, तो आप आंसर लगाएंगे दाई ओर, राइट साइड। ठीक है ना। अगला सवाल है, कार्बन किस समूह और आवर्त में मौजूद है? तो फ्रेंड, जो कार्बन है, ये समूह 14 और आवर्त नंबर 2 में। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, देखिए अब आपको बताने हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके तैयार होंगे और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हुए हैं जो मैंने आगे लगाए हुए स्लाइड में। खोजे गए तत्वों की कुल संख्या, प्राकृतिक रूप से उपलब्ध तत्व और प्रयोगशाला में बनाए गए तत्व। तो फ्रेंड, जो खोजे गए तत्व हैं, टोटल कितने तत्व हैं हमारे पास? 118 हैं। तो पहले हमारा ऑप्शन नंबर सी आएगा। तो पहले में सी वाला ऑप्शन है, तो बी होगा या डी होगा? ठीक है ना। तो इसमें आएगा सी, प्राकृतिक रूप से उपलब्ध। तो नेचुरल जो हैं, जो नेचर में अवेलेबल हैं, वो तो हमारा है ए में 94। तो एक बच रहा है, यहाँ पे आ जाएगा हमारा बी। तो सी ए बी हमारा किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, आधुनिक आवर्ती वर्गीकरण द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो फ्रेंड, आज जो हम जो पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं, जिसकी हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वो बनाई थी हमारी हेनरी मोजले ने। कब बनाई थी? 1913 में। ये ईयर भी याद रखना है, ईयर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगला सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी में एक समूह मौजूद तत्वों में की संख्या समान होती है? तो फ्रेंड, अगर एक ही समूह में कोई तत्व होंगे तो उनके क्या क्या सिमिलरिटी होगी उनमें? जाहिर सी बात है, उनमें जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमारे इक्वल होंगे। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह और आवर्त है? तो फ्रेंड, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह हैं और 7 आवर्त हैं। तो 18 और 7 वाला ऑप्शन नंबर देखो सी में दिया हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल है, किसी तत्व के परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 है, ये किस समूह संबंधित है? देखिए फ्रेंड, ये मैंने आपको पहले ही बताया, तो आज फिर बता रहा हूँ। अगर किसी भी समूह में या किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको दिया हुआ है, उसके एंड में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हैं, डेट मीन्स उसका अष्टक पूरा है, वो स्टेबल है हमारा। और स्टेबल हमारा समूह 18 के तत्व जितने भी हैं वो सब स्टेबल हैं, यानी नोबल गैस। अब तो देखिए, तो 18 समूह दिया हुआ, देखो पूछ लिया घुमा के इसने क्वेश्चन, मैंने आपको बताया भी था ये क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है,
किसने अष्टक नियम की खोज की और इसकी तुलना संगीत में पाए जाने वाले अष्टक से की? तो फ्रेंड सबसे पहले न्यूलैंड ने अपना अष्टक नियम दिया था 1833 में। तो उसने क्या बताया था, जो भी हमारा पहला तत्व होता है और जो हमारा आठवां तत्व होता है उससे गुणधर्म सेम होते हैं, या हर आठवां तत्व पहले तत्व के गुणधर्म को रिपीट करेगा। तो ये आंसर इसका राइट है ऑप्शन नंबर डी, न्यूलैंड। ठीक है ना। अगला सवाल है, न्यूलैंड द्वारा किन दो तत्वों को एक ही स्लॉट में रखा गया था? तो फ्रेंड न्यूलैंड ने कोबाल्ट और निकिल को एक ही स्लॉट में रखा था। ठीक है ना। अगला सवाल है, न्यूलैंड के अष्टक नियम में पहला तत्व क्या था? हाइड्रोजन था, और दूसरा था हमारा, और अंतिम था थोरियम। तो हाइड्रोजन और थोरियम वाला ऑप्शन कहाँ है हमारा? ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए। तो ये आपको याद रखना, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि न्यूलैंड की जब अष्टक नियम दिया था उसमें आखिरी तत्व कौन सा था, तब आंसर लगाएंगे थोरियम, और पहला तत्व कौन सा था, तो होता है आपका हाइड्रोजन। टोटल कितने एलिमेंट है? टोटल 56 एलिमेंट है। ठीक है ना। अगला सवाल है, वर्तमान में तत्व ज्ञात है जिनमें से प्राकृतिक रूप से पाए जाने तत्व है। देखिए फ्रेंड, वर्तमान 118 एलिमेंट है हमारे पीरियोडिक टेबल में, ये आप सबको पता है। तो 118 वाला ऑप्शन या तो ए है या तो डी है, बी सी तो ऐसे ही कट गए। जिनमें नेचर अभी मैंने पढ़ा था प्राकृतिक रूप से कितने हैं? 94 है, तो यहाँ आंसर आ जाएगा 94। तो 118 और 94 वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, जो ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है ना। तभी मैंने आपको टेबल कराई पहले ताकि आपको याद हो जाए। अगला सवाल है, कुल तत्वों में से तो कुल कितने तत्व हैं? 118 हैं। अब देख क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछा इसने। और प्रयोगशाला में अब देखिए टोटल 118 हैं, जिसमें 94 तो हमारे कहाँ पर है? जो नेचर में है, प्राकृतिक रूप से है, लेकिन कुछ हमने प्रयोगशाला में बनाए हैं हमने। तो प्रयोगशाला में कितने बनाए हैं? 24। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। अगला सवाल है, आवर्त सारणी में परमाणु का आकार बाएं से दाएं जाने पर और ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? तो फ्रेंड जब भी देखिए आप आवर्त सारणी में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो उसका जो परमाणु आकार है क्या घटेगा? क्या घटेगा? तो घटने वाला ऑप्शन क्या है? घटने वाला ऑप्शन है तो बी होगा, तो सी होगा। ठीक है। अब हम देखते हैं ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा। ऊपर से नीचे आने पर बढ़ेगा, परमाणु को नीचे आने बढ़ेगा क्योंकि सेल की संख्या बढ़ेगी, कोष की संख्या बढ़ेगी, तो घटेगा और बढ़ेगा। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। अगला सवाल है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। ये सब लेटेस्ट क्वेश्चन है जो आए हुए एग्जाम में है। तो पहला कथन बोल रहा है कि आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या वृद्धि होती है। बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या वृद्धि होती है। और दूसरा कथन बोल रहा है कि आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाने नाभिक की आवेश से वृद्धि होती है। तो फ्रेंड परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है, तो गलत है हमारा कथन पहला, तो हमारा गलत है। ठीक है ना। कथन पहला तो हमारा गलत हो जा रहा है। और दूसरा कथन कह रहा है आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर नाभिक की आवेश में वृद्धि होती है। हाँ, नाभिक की आवेश बढ़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर, केवल दूसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ देखो हमको, केवल दूसरा ही कथन हमारा सही है। अगला सवाल है, जब हम समूह में नीचे की ओर जाते हैं तो क्षारीय ऑक्साइड के निर्माण की प्रवृत्ति क्या होती है? देखिए क्षारीय ऑक्साइड के निर्माण की प्रवृत्ति क्या होगी? बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, अब देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में निम्न लक्षणों की सुमिलित कीजिए। सारणी में ब्लॉकों की संख्या, आवर्तों कुल संख्या, के कोष, एम कोष और एल कोष। तो के एल एम एन तो आपने पढ़े ही होंगे, 2n² से इनको भरा जाता है। तो देखिए के कोष में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो के में आएगा, यानी तीसरे में आएगा बी। तो तीसरे में बी वाला ऑप्शन देखिए कहाँ दिख रहा है आपको? तीसरे बी में मुझे एक ही दिख रहा है, मैंने एक ही पकड़ लिया। देखो ऑप्शन नंबर डी में मिल गया आपको, यानी इसमें डी आएगा। ठीक है ना, सॉरी डी आएगा नहीं, तीसरे में आपका बी आएगा, तो इसमें आएगा तीसरा। ठीक है ना। सारणी में, और देखिए पहले में तो ये आएगा ब्लॉक की कुल संख्या कितनी है? ब्लॉक की कुल संख्या 4 है आपकी। ठीक है, तो हो गया आपका। के में आपके 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, मैं ऐसे मिला देता हूँ यहाँ से। के में आपके 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एम में आपके कितने आएंगे? 2n² के एल एम, तो एम यानी 3 का स्क्वायर 9, 2 18, तो इसमें आएगा ये। एल में आ जाएगा आपके 8, आवर्तों कुल संख्या हो जाएगी 7, और ब्लॉक की कुल संख्या होगी 4। ठीक है ना, ये आपका मैच हो गया, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा गुणधर्म आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति के अधीन नहीं होता है? तो फ्रेंड परमाणु आकार इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, संयोजक परमाणु आकार भी है, बाह्यतम कोष में मौजूद इलेक्ट्रॉन, तत्वों का रंग, इसका कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, मेंडलीव की आवर्त सारणी ने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और उनके के बीच संबंधों परीक्षण किया था। किसके बीच में? तो भौतिक और रासायनिक गुणधर्म दोनों के बीच किया था। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, निम्न में से किस तत्व में सर्वाधिक प्रभावी नाभिक आवेश होगा? सबसे ज्यादा प्रभावी आवेश किसमें होगा? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होगी। राइट आंसर हमारा फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, आवर्त में जब भी बाएं से दाएं जाते हैं तो धातु के लक्षण क्या होते हैं? ठीक है फ्रेंड, जब भी आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जो मेटेलिक प्रॉपर्टी होती है ना वो कम होती जाती है, तो क्या होगा? घट जाएगी।
लेकिन उसका उल्टा अगर राइट टू लेफ्ट अगर आप आएंगे तो मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ती जाती है, ठीक है ना। अगला सवाल है, जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक क्रमशः 15, 16, 17, 18 हैं वो हैं। देखिए कैसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, इसलिए आपको एटॉमिक नंबर भी याद होने चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए 15 एटॉमिक नंबर किसका होता है, ये होता है फास्फोरस का। 16 किसका होता है, सल्फर का। 17 किसका होता है, क्लोरीन का। 18 किसका होता है, आर्गन का। अब देखिए 17 को आप पकड़ सकते थे, 17 हमेशा रखना, 17 बहुत ज़्यादा एग्जाम पूछा था। 17 है क्लोरीन का। अब देखिए क्लोरीन तीसरे नंबर पर आना चाहिए, तीसरे नंबर क्लोरीन देखो किस में आ रहा है, या तो ए में आ रहा है या सी में आ रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर वैसे ही कट जाते हैं। अब सबको पता है 15 फास्फोरस का होता है, तो ए वाला ऑप्शन ही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपधातु है, यानी मेटल और नॉन मेटल के बीच में मेटलॉइड होते हैं, उनको उपधातु बोला जाता है। इसमें कौन सा है हमारा, इसमें हमारा है बिस्मथ, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। अगला सवाल है, इनमें से किस तत्वों में 3 कोष और 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 3 कोष और 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं, वो होते हैं मैग्नीशियम में, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी में हैलोजन और कार्बन परमाणु के समूह क्रमशः कौन से हैं। देखिए हैलोजन हमारे होते हैं समूह 17 में, और कार्बन जो होते हैं हमारे ये होते हैं 14 में। तो 17, 14 वाला ऑप्शन कौन सा है वो देख लीजिए आप, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगला सवाल है, मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में कौन सा कथन गलत है। अब आपको गलत कथन बताना है। देखो तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यांक क्रम व्यवस्थित किया गया, ये तो कथन सही है। तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक आवर्ती फलन होते हैं, यही गलत है। आवर्ती परमाणु क्रम आवर्ती फलन किसने बताया था, तो हिंदी मोजले ने बताया था। मेंडलीव ने तो इसके बारे में बात ही नहीं की थी एटॉमिक नंबर के बारे में, तो यही कथन हमारा गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, मेंडलीव की आवर्त सारणी किस वर्ष एक जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, अभी लेटेस्ट ऐसे सीजीएल में भी सवाल को पूछा गया, सेम डिट्टो यही सवाल को, ठीक है ना। तो आगामी भी आपकी परीक्षा फिर आ सकता है ये। तो मेंडलीव ने आवर्त सारणी जो काम किया था वो तो 1869 में काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन जो प्रकाशित हुई थी सबसे पहले जर्मन पत्रिका में वो हुई थी 1872 में, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 2 वाले तत्वों को कहा जाता है। तो समूह 2 वाले तत्व कौन से होते हैं, ये आपके होते हैं क्षारीय मृदा धातु, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी में नए सेल को जोड़ने से समूह में नीचे की ओर जाने से होता है, क्या होता है, परमाणु आकार और परमाणु भार में वृद्धि होती है। क्योंकि आकार ही बढ़ेगा, नए सेल ऐड होगा तो जैसे वो आकार बढ़ेगा, जब आकार बढ़ेगा तो सेल की संख्या भी बढ़ेगी, उसका एटॉमिक नंबर भी बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, उस रासायनिक का नाम बताइए जिन्होंने 1817 में समान गुण वाले तत्वों को समूह में व्यवस्थित किया था। तो किसने किया था, वो किया था तुम्हारे डॉवेराइनर ने। इनका आपने त्रिक नियम पढ़ा होगा, ठीक है ना। त्रिक नियम क्या कहता है, जो पहले और तीसरे परमाणु का जो हमारा जो समांतर माध्य होगा वो बीच वाले के बराबर होता था इसमें, ठीक है ना। अगला सवाल है, मेंडलीव की आवर्त सारणी खोज के समय निम्न में से किस तत्व समूह की खोज नहीं हुई थी। देखिए जब मेंडलीव साहब, न्यूलैंड साहब, ये जब अपने ये टेबल बना रहे थे उस समय ना उत्कृष्ट गैस की खोज नहीं हुई थी, नोबल गैस की खोज नहीं हुई थी। तो राइट आंसर का नोबल गैसेज, ठीक है ना। अगला सवाल है, प्रत्येक तत्व का एक नाम और होता है। तो प्रत्येक तत्व का नाम तो होता है, उसका क्या होता है, उसका एक रासायनिक प्रतीक होता है, ऑप्शन नंबर सी। जैसे कार्बन को हम सी लिखते हैं, ऑक्सीजन को ओ लिखते हैं, हाइड्रोजन को एच लिखते हैं, हीलियम को एच ही लिखते हैं, तो रासायनिक प्रतीक भी होता है उनका, ठीक है ना। अगला सवाल है, लेड का रासायनिक चिन्ह क्या है। तो फ्रेंड लेड का रासायनिक चिन्ह है वो है पीबी, ऑप्शन नंबर ए। जेड किसका है, जिंक का है, ये लोहे का है, और ये मैग्नीज का है, ठीक है ना। अगला सवाल है, ग्रेफाइट परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो फ्रेंड ग्रेफाइट परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, फास्फोरस की परमाणुकता क्या होती है। तो फास्फोरस की परमाणुकता होती है वो टेट्रा परमाणु होती है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व है। तो सबसे कम अभिक्रियाशील वही होगा जिसका अष्टक पूरा होगा। तो इसमें हम वो देख लेते हैं कौन सी नोबल गैस है हमारी। क्लोरीन हमारी नोबल गैस नहीं है, हाइड्रोजन नोबल गैस नहीं है, ऑक्सीजन नोबल गैस नहीं है, नियोन ही नोबल गैस है, तो यही हो जाएगा समूह 18 के तत्व। अगला सवाल है, किस तत्व तक अष्टक नियम लागू होता है। तो जो अष्टक नियम लागू हो रहा था वो कैल्शियम तक ही लागू हो पाया, उसके बाद में फेल हो गया इनका भी टेबल। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, आवर्त सारणी में किसी तत्व की स्थिति उसकी संख्या निर्धारित होती है। तो फ्रेंड आवर्त सारणी में जो किसी भी तत्व की स्थिति है उसके प्रोटॉन की संख्या निर्भर करती है। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा अधिक होती है, वो होती है आपकी फ्लोरीन की, कि आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, आवर्त सारणी की 36 पंक्ति को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड आवर्त सारणी की 36 पंक्ति उनको समूह कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं, बिल्कुल सही है।
आवर्त सारणी को परमाणु क्रमांक क्रम में व्यवस्थित किया गया है, बिल्कुल सही बात है। आधुनिक आवर्त सारणी एटॉमिक नंबर पे, ये बढ़ते एटॉमिक नंबर पे। आवर्त सारणी में 18 समूह है, ये भी सही है। आवर्त एक में केवल एक तत्व है, ऐसा तो नहीं है भाई, एक ही तत्व तो नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, पोटेशियम निम्नलिखित में से किस तत्व पर संबंधित रखता है? तो फ्रेंड जो पोटेशियम है ये हमारी कौन सी है? ये हमारी क्षारीय धातु है। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में बाद में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए जगह छोड़ी गई थी। निम्नलिखित में से किस तत्व को आवर्त सारणी बाद जगह मिली? तो बाद किसी खोज हुई थी, जो क्लोरीन तो था, ऑक्सीजन भी था, सिलिकॉन था, बाद किसी खोज हुई थी, वो जर्मेनियम खोज हुई। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। अगला सवाल है, एक्टीनियम के बाद के 14 तत्वों को क्या कहा जाता है? तो एक्टीनियम के बाद क्या होते हैं? एक्टिनाइड आते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर निम्नलिखित कौन घटता है? तो फ्रेंड बाएं से दाएं जाने क्या होगा? इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणात्मक, आयनिक ऊर्जा या परमाणु त्रिज्या? अधिक आयनिक ऊर्जा तो बढ़ेगी हमारी, तो ये तो हमारा कथन सही हो जा रहा है। परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी? नहीं वे, परमाणु त्रिज्या घटती है। परमाणु त्रिज्या कब बढ़ती है? जब हम ऊपर से हम नीचे आते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है, जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी। वैद्युत ऋणात्मकता ये भी बढ़ेगी। ठीक है ना। अगला सवाल है, आवर्त सारणी में संयोजी इलेक्ट्रॉनों को द्वारा दर्शाया जाता है। तो फ्रेंड आवर्त सारणी जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है किसके द्वारा दर्शाया जाता है? समूह संख्या के द्वारा दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, जैसे जैसे हम आवर्त सारणी के किसी समूह के नीचे जाते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है? देखिए जब हम नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटेगी हमारी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सेल की संख्या बढ़ती जाती है और जितनी ज़्यादा दूरी बढ़ेगी उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होने में। ठीक है ना। अगला सवाल है, आवर्त सारणी के किसी समूह में नीचे जाने पर निम्नलिखित कौन सा नहीं बढ़ता है? अब देखिए नीचे जाने नहीं बढ़ता है ये पूछ रहा है। तो देखो कोश संख्या बढ़ती है, धातु गुण भी बढ़ते हैं, संयोजकता भी बढ़ती है, लेकिन परमाणु त्रिज्या नहीं, सॉरी संयोजकता नहीं बढ़ती है, परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, रासायनिक गुणों में से मेंडलीव ने कौन से तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया? तो जो मेंडलीव अपने आवर्त सारणी बनाया सबसे ज़्यादा उन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तत्वों पर ज़्यादा ध्यान दिया था उन्होंने। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? तो कौन सा नहीं है? प्लूटोनियम तो है हमारा, यूरेनियम भी है, थोरियम भी, टाइटेनियम नहीं है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी नोबल गैस नहीं है? तो फ्रेंड नोबल गैस कौन सी नहीं है? रेडॉन भी है, जेनॉन भी है, क्रिप्टॉन भी। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो हमारे एलिमेंट में आता है, और एक हाइड्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट है हमारे पीरियोडिक टेबल में जिसका स्थान निश्चित नहीं है, ये धातु में भी है और अधातु में भी है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी प्रथम धातु तत्व कौन सा है? अब देखिए ये बहुत गच्चा देने वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैक्सिमम बच्चे गलत कर सकते हैं, वो हाइड्रोजन आंसर लगा के आ जाएंगे। इसने ये पूछा है आधुनिक आवर्त सारणी प्रथम धात्विक एलिमेंट यानी मेटेलिक एलिमेंट कौन सा है? तो वो आपका लिथियम है। ऑप्शन नंबर सी। और उसका परमाणु क्रमांक कितना है? 3 है। ठीक है ना। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में से इक्का एल्यूमिनियम की जगह लेता है? तो इक्का एल्यूमिनियम जिसको आप बोला जाता है गैलियम, इसको पहले इक्का एल्यूमिनियम बोला जाता था। ऑप्शन नंबर बी। आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है? तो टेढ़ी मेढ़ी रेखा आप देखिए आवर्त सारणी में वो क्या अलग करती है? वो धातुओं को अधातुओं से अलग करती है। ऑप्शन नंबर टी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? परमाणु आकार ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है, बिल्कुल सही बात है। एक ही समूह में सभी तत्वों की संयोजकता समान होती है, ये भी सही है। एक तत्व के सभी समस्थानिकों को एक ही समूह रखा जाता है, ऐसा तो नहीं है, तो यही गलत हो गया मेरा। अगला सवाल है, न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के अनुसार प्रकृति के तत्व मौजूद थे। अब देखिए अगर इस क्वेश्चन आपके सामने आता तो आप क्वेश्चन कैसे करते हैं? देखिए न्यूलैंड ने अष्टक का नियम देते हैं, 8 का नियम दिया था, तो आप 8 का मल्टीपल देख लेते हैं ऑप्शन में। देखिए 8 का मल्टीपल एक ही दिख रहा है 56, यही आंसर है। और 56 एलिमेंट ही मैंने आपको वीडियो शुरुआत ही बता दिया था न्यूलैंड में। ठीक है ना। अगला सवाल है, अधात्विक गुण बढ़ता है, तो अधात्विक गुण कहाँ से कहाँ तक बढ़ता है? सोडियम से लेकर क्लोरीन तक। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक आवर्त सारणी में डी ब्लॉक का एक तत्व है? तो फ्रेंड डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। संक्रमण तत्व कहने का रीजन ये है कि इनके बाहरी कोष में क्या होते हैं? दो कोष इनके खाली होते हैं, और वो कौन से? एक ही है हमको दिख रहा है, फेरस, लोहा। ठीक है ना। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा किसी परमाणु की संयोजकता के निर्धारण में निर्णायक भूमिका निभाता है? तो फ्रेंड संयोजकता क्या होती है? बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, यही तो हम संयोजकता बोलते हैं, वैलेंसी। तो यही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या संदर्भ में के, एल और एम कोष में क्रम क्या है? तो फ्रेंड्स
KLM एन, इनको कैसे भरा जाता है? 2n स्क्वायर से भरा जाता है। यानी देखो K 1 2 3 4। अब देखो K में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। L में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2, और 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, यानी L में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ऐसे निकाला जाता है इनको। तो सबसे ज़्यादा किस में होंगे? सबसे ज़्यादा N में होंगे, फिर M में होंगे, फिर L में या K में। तो KLM, KLM हमको दिख रहा है, KLM M KLM ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए। सबसे कम K में, K से ज़्यादा L में, और L से ज़्यादा M में। ठीक है ना? तो फ्रेंड्स हमारे टॉप 65 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब सबको पता लग गया होगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आप क्या पढ़ रहे हैं और क्या आपको पढ़ना चाहिए, क्या आपको नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है ना? तो जो पढ़ना चाहिए वही पढ़िएगा। एग्जाम में यही टाइप के सवाल आ रहे हैं आपके। एटॉमिक नंबर वगैरह याद कर लीजिएगा पीरियोडिक टेबल से बस, और अपना आणविक द्रव्यमान वगैरह निकालना सीख लीजिएगा। बाकी मैं सिखा दूंगा वीडियो में, आपको नेक्स्ट वीडियो डालूंगा तो वो भी सिखा दूंगा मैं आपको। वो बहुत ईजी होते हैं, ज़्यादा कोई टफ चीज़ें नहीं है। तो इन क्वेश्चन जरूर याद कर लीजिएगा, ये आगामी परीक्षा रिपीट हो सकते हैं। थैंक यू सो मच।